शुरू करते हैं अपना चैप्टर 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। जैसा आपको चैप्टर का नाम पढ़ के पता चल गया होगा कि आज का चैप्टर जो है वो पृथ्वी के अंदर की जो संरचना है उसके बारे में है। जैसा आपको पता है कि हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, इसके अंदर और बाहरी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो इसी चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या क्या चीज़ें हैं और वो किस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे एक नीले से बॉक्स दिया हुआ है, इसको जरा एक बार आप ध्यान से देखिए। पूछा है, क्या आप जानते हैं कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। ठीक है, तो विश्व की सबसे गहरी जो खान है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछता है। और इसकी जो लगभग गहराई है वो 4 किलोमीटर है और तेल की खोज में इस इंजीनियर से 6 किलोमीटर तक और खोद चुके हैं। और पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, मतलब कभी हम पृथ्वी के अंदर तक तो पहुंच ही नहीं सकते, जो कि असंभव यहाँ पे बोला गया है, आपको समुद्र की सतह पर 6,000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। तो इतना खोदना तो असंभव है। चलिए, ये पॉइंट्स जो है ये इंपॉर्टेंट था तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए आगे है पृथ्वी का आंतरिक भाग। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो किस प्रकार से है, किस रूप में आपको दिखाया गया है, चलिए इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे समझाया गया है कि एक प्याज की तरह पृथ्वी भी क्या है, ऊपर से कई परतों से ढकी हुई है। ठीक है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी जो परत है उसको हम परपटी कहते हैं। यानी पृथ्वी 3 भागों में, 3 लेयर में क्या है, बटी हुई है। पहला लेयर है उसका परपटी, दूसरा है हमारा मेटल और तीसरा हमारा आंतरिक क्रोड। ठीक है, तो ये 3 परतों से मिलकर पृथ्वी का निर्माण होता है। आगे इसमें बोला है यह सबसे पतली परत होती है, यानी जो परपटी है वो सबसे पतली परत है। और महाद्वीप से जो इसकी गहराई है वह है 35 किलोमीटर, यानी कि 35 किलोमीटर वो गहराई में है। और समुद्र से परपटी की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर गहराई तक अंदर है। महाद्वीप की सहित मुख्य रूप से जिस खनिज से बना है, यानी महाद्वीपीय जो संहिता है वो मुख्य जिन खनिजों से बना है उसे हम सिलिका एवं एल्यूमिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिका एवं एल्यूमिनियम। ठीक है, आगे आते हैं। आगे देखिए यहाँ पे, इसलिए इसे सियाल या सी या एल कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी पेपर में पूछता है। महासागर की परपटी, जो महासागर की परपटी है वो मुख्य सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी है। मैग्नीशियम यानी इसको हम बोलते हैं सीमा, यानी SI, और मैग्नीशियम कहा जाता है। तो ये दोनों रूपों को मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से बता दिया। आई होप आपको समझ में आया हो, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे परपटी के ठीक नीचे मेटल होता है। तीसरी जो दूसरी परत है वो क्या है, परपटी के नीचे मेटल। मेटल जो है वो पृथ्वी की दूसरी परत है जो कि 2900 किलोमीटर तक गहराई तक फैली हुई है। इसका आंतरिक परत क्रोड कहलाता है। इसके आंतरिक परत को हम क्रोड कहते हैं। आगे देखिए, जिसका त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। ठीक है, तो जो आपको मैंने बताया यहाँ पर कि मेटल जो होता है उसकी जो गहराई है वो 2900 किलोमीटर है। इसकी सबसे आंतरिक परत को हम क्रोड कहते हैं, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्य निकल और लोहे से बनी है। ठीक है, जिसे हम नीफे और निकल यानी फेरस भी कहते हैं। और ये केंद्र कोड का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है इसके अंदर। आगे यहाँ पे देखिए समझाया गया है कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। मतलब पृथ्वी के ऊपर जो 1% हिस्सा है वही केवल परपटी का नाम है। 84% जो हिस्सा है वो मेटल कहलाता है और 15% हिस्सा जो है वो क्रोड कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6371 किलोमीटर है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, 6371 किलोमीटर तक इसकी जो रेडियस है वो यहाँ पे बताया गया है। ऊपर देखिए, यहाँ पर आपको महाद्वीप परपटी और महासागरीय परपटी के बारे में बताया गया है। जैसा कि आपको पता था कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ की जो दूरी है ये 35 किलोमीटर है। ये महाद्वीप होता है, यानी कि ये भूमि का इलाका है। और ये आपका समुद्री इलाका है जिसकी जो गहराई है वो 5 किलोमीटर। तो ये 35 किलोमीटर है और ये आपकी 5 किलोमीटर है। तो आई होप आपको महाद्वीप की परपटी और महासागरीय परपटी के जो गहराई है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। नीचे देखिए, शैल एवं खनिज। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार से शैलों से बनी है। जैसा कि आपको पता है कि जो पृथ्वी है इसकी जो शैल हैं वो कई प्रकार से बने हैं।
पृथ्वी की परपटी बनने वाले खनिज पदार्थ की किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। तो पृथ्वी पर की जो परपटी है, इस पे कई खनिज के कई हिस्से और प्राकृतिक पिंड, उन्हें हम शैल कहते हैं। और इनके कई सारे रंग भी हैं, कई आकार और कई गठन के ये हो सकते हैं। मुख्य रूप से शैल जो होते हैं वो 3 प्रकार के हैं, याद रखिएगा। जो शैल हैं वो 3 प्रकार के हैं। पहला आग्नेय शैल, दूसरा अवसादी शैल और तीसरा कायांतरित शैल। ठीक है। द्रव्य मैग्मा ठंडा होकर जब ठोस होता है, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो मैग्मा निकलता है, जो लावा बाहर की ओर निकलता है, जब वो ठंडा हो जाता है तो उससे जो बनता है, उससे जो शैल बनते हैं उसे आग्नेय शैल ही कहते हैं। ठंडा होकर जब वो आप बनता है, जब ठोस हो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। ठीक है। आग्नेय शैल 2 प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा। आग्नेय शैल लावा बाहर की तरफ जब आता है, जब वो ठंडा हो जाता है, मैग्मा जो होता है वो ठंडा होकर जब ठोस बन जाता है, तो हम इसे कहते हैं आग्नेय शैल। और आग्नेय शैल और प्राथमिक शैल भी इसी को कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है, जिसे हम अंतर्भेदीय और बहिर्भेदी भी कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा है, वो कल्पना कर सकते हैं कि वास्तव में आग की तरह लाल मैग्मा लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलता है। वो ठंडा, मतलब वो द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है और तेज़ी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। मतलब कि धरती से जब वो लावा, मतलब लावा कुछ इस प्रकार से नीचे से ऊपर आता होगा और वो इधर आकर ठंडा हो जाता है। तो जब वो जम जाता है, जब वो ठंडा हो जाता है, उसी परपटी पर इस प्रकार से बने शैल को हम बहिर्भेदी अग्नि शैल कहते हैं। यानी कि बाहर की तरफ आकर वो क्या होता है? ठंडा होता है, तो हम उसे बहिर्भेदी कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। ठीक है। इनकी जो संरचना होती है वो बहुत ज़्यादा महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। ठीक है। दक्कन पठार जो है वो बेसाल्ट शैलों से ही बना है। ये तो याद रखिएगा, ये दक्कन का जो पठार वो बेसाल्ट शैलों से बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भू परपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। मतलब कभी कभी वो अंदर से निकलते निकलते तो एक साइड में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को हम अंतर्भेदीय अग्नेय शैल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरीय भेदी अग्नेय शैल कहते हैं, जो कि अंदर ही ठंडा हो जाता है। और इन शैलों से जो चीज़ें बनती हैं उसे हम कहते हैं ग्रेनाइट शैल। ठीक है। ग्रेनाइट भी उसी से बना है, जिसमें जैसे कि हम मसाला पीसते हैं जिन पत्थरों पर, गांव वगैरह में, तो सिलबट्टे वगैरह पे, तो वो जो मसाला पीसा जाता है उसी को हम ग्रेनाइट कहते हैं। उसी पत्थर पे पीसा जाता है उस घर्षण को, तो ग्रेनाइट पत्थर का निर्माण होता है। ठीक है। अंतरीय भेदी अग्नेय शैल से। आगे देखिए, आगे आपको बताया जा रहा है कि शैल लुढ़ककर, चटककर तथा मतलब टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। तो याद रखिएगा, अवसाद जो होते हैं, शैलों को टूटना, उनका चटकना, उनके छोटे टुकड़े हो जाना, और जब वो छोटे कण में बट जाते हैं तो उन्हें हम अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा और जल के द्वारा एक दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं हवा के जरिए, और एक जगह पे वो जमा हो जाते हैं। ठीक है। और ये अवसाद कई कठोर, मतलब दबकर एवं कठोर होकर शैलों की परत बन जाते हैं। ठीक है। वो एक के ऊपर एक जमते जाते हैं और वो ठोस हो जाते हैं। इस प्रकार की शैलों को हम अवसादी शैल कहते हैं। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए जैसे बलुआ पत्थर रेत के दाने से बनता है। इन शैलों में पौधे, जानवर, अन्य सूक्ष्म जीव कभी कभी इन शैलों में ही दब जाते हैं, और दबने के बाद वो जीवाश्म भी हो जाते हैं, यानी जीवाश्म का रूप ले लेते हैं। ठीक है। आगे देखिए, अग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तन हो जाते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था, आग्नेय शैल और अवसादी शैल, ये उच्च दाब के कारण कायांतरित शैल, यानी कि वापस से वो कायांतरित शैल में परिवर्तन होते हैं। और उदाहरण के लिए जैसे चिकनी मिट्टी है, स्लेट है एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आग्नेय शैल और अवसादी शैल का उच्च दाब में के कारण कायांतरित शैल में परिवर्तन होना, और उनके उदाहरण के लिए जैसे चिकनी मिट्टी है आपका, स्लेट है आपका, चूना है आपका, संगमरमर है, ये इसके उदाहरण है कायांतरित शैलों के। ठीक है। आगे है, शैल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, जैसे कि सड़क बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, इमारत बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। पत्थरों का उपयोग कई खेलों में भी हम करते हैं। ठीक है। कई प्रकार के खेल हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको उदाहरण के रूप में यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है। तो एक बार आप इनको देख लीजिएगा, जिसमें कि आपके दादा मामा, जैसे पिट्ठू हो गया, स्टेपू, किट किट और गिट्टी जैसे खेल हम खेलते हैं।
आगे देखिए नीचे की तरफ हम बढ़ते हैं तो देखिए लाल किला जो है ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, और जो ताजमहल है ये संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। तो ये अलग अलग इन पत्थरों का निर्माण आप देखने को यहाँ पे मिल सकता है। नीचे आपको बताया गया है, यहाँ पर कहा गया है, चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित होते जाते हैं। शैल एक दूसरे में परिवर्तन होने के कारण जो प्रक्रिया है वो शैल चक्र कहलाता है। तो शैल जो परिवर्तन होता है, शैलों का एक परिवर्तन के जो चक्र होता है उसको हम शैल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा जो होता है वो ठंडा होकर आग्नेय बनता है, आग्नेय शैल में, और उसके बाद ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर अवसादी शैल का निर्माण करता है। और अधिक ताप व दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी शैल कायांत्री शैल में बदल जाते हैं। यानी आग्नेय एवं अवसादी जो शैल हैं वो वापस से कायांत्री शैल में बदलते हैं, और अत्यधिक ताप व दाब के कारण ये पिघलकर पुनः मैग्मा बन जाते हैं, और मैग्मा के रूप में ठंडे होकर पुनः ये आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए यहाँ पर ये आग्नेय शैल, ये अवसादी शैल, ठीक है, अवसाद यानी तलछट और ये अवसादी शैल, ये जो मिलकर मतलब यहाँ से ये पहले ये ऐसे होते हैं, फिर टूटते हैं, फिर कुछ इस प्रकार से, और ये फिर वापस ही ऐसे ही बन जाते हैं, और ये वापस ये कायांत्री शैल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपको समझाया गया है कि आग्नेय शैल और अवसादी शैल कायांत्री शैल में परिवर्तन होता है इन दोनों को, इसमें, और फिर यहाँ से ये मैग्मा का। तो ये जो आपको दिखाया गया है, तो इनसे जो ये परिवर्तन होते हैं और ये वापस से मैग्मा बनता है, और मैग्मा फिर वापस से ठंडा होकर आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो चक्र है ये पुनः रूप से चलता रहता है ऐसे ही, ठीक है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। नीचे बढ़ते हैं, नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम दिखाते हैं। उससे पहले यहाँ पे देखिए, जो विभिन्न खनिज हैं प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म, निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, जो कि मानव जाति के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ईंधन की तरह होते हैं, जैसे कोयला है, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम है, ठीक है। उद्योग, औषधि एवं उर्वरक भी में भी होता है, जैसा लोहा है, एल्युमिनियम है, सोना और यूरेनियम आदि, ये भी शैल के ही एक खनिज से बनी होती है, ठीक है। और प्राकृतिक रूप में ये पाए जाने वाले पदार्थ भी होते हैं। तो ये आपको ये भी एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ये जितने भी यहाँ पे दिया हुआ है ये सारा का सारा ये एक उदाहरण है, और इनको भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे आपको प्रश्न दिए हुए हैं, और कई बार ये जो बुक का प्रश्न है ये भी सीटेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, आपको जो मिलान करने वाला है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए क्वेश्चन ये कैसे हैं, किस प्रकार से हम इसको मिलान करेंगे। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं जो ये आपको दिखाए गए हैं। ऊपर की तरफ आइए, यहाँ पर कुछ आपको दिखाया गया है कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा, ये जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए शब्द की उत्पत्ति यानी कि अग्नि जो शब्द है वो इग्निशियस यानी लैटिन शब्द के इग्निस जिसका अर्थ होता है अग्नि, सेंडिमेंट्री यानी लैटिन शब्द का सेंडिमेंटम जिसका अर्थ होता है स्थिर, और मेटामॉर्फिक यानी ग्रीक शब्द मेटाफोरेसिस जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के रूप में। जीवाश्म किसे कहते हैं, यहाँ देखिए, तो शैलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जीव जंतु के जो अवशेष होते हैं वो जीवाश्म का रूप ले लेते हैं। परतों दर परत में वो जम जाते हैं, नीचे जाके दब जाते हैं, और दबने के बाद वो जीव जंतु जीवाश्म का रूप ले लेते हैं। तो आई होप आपको जीवाश्म समझ में आ गया होगा, ये आपको पता होगा। नीचे आइए, तो अब ये जो आपका चैप्टर था ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और जो मैंने आपको समझाया वो आप नोट्स के रूप में लिख सकते हैं, उतना अंडरलाइन करके, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अपने 3rd चैप्टर पे, तब तक के लिए गुड बाय।